भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। वंदे भारती भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र पर आधारित श्रृंखला की 9वीं कड़ी। पिछले अंक में आपने सुनी अवध की मल्लिका बेगम हजरत महल की कहानी। आज की कड़ी में प्रस्तुत है देशबंधु चित्तरंजन दास और एस सत्यमूर्ति की कहानी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं,
जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ। पिता का नाम भुवन मोहन दास और मां का निष्तारिणी देवी। उनके दादा काशीश्वर दास, पिताजी और काका सभी माने हुए वकील थे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय CR दास छात्र संघ के मंत्री बने। यहाँ उनकी भेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पॉल जैसे राष्ट्रीय नेताओं से हुई। 20 वर्ष की आयु में CR दास ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इंडियन होम रूल लीग की आलोचना हुई। भारतीय छात्रों ने विरोध जाहिर किया। नेता थे CR दास। एंग्लो इंडियंस की दमन और अत्याचार की नीतियों की बुनियाद है गहरी नफरत। शायद उनके इस भाषण की वजह से वे ICS में फेल कर दिए गए। दास बाबू ने खानदानी पेशा अपनाने का फैसला किया। वकील बनकर स्वदेश लौटे। कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। चित्तरंजन को बहुत परिश्रम करना पड़ा क्योंकि पिताजी ने वकालत छोड़ दी थी और परिवार बहुत बड़ा था। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैली। कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रमुख वकीलों में उनका नाम गिना जाने लगा। दास बाबू पक्के देशभक्त थे। 1904 में मित्रों के साथ मिलकर अपने घर में स्वदेशी मंडल की स्थापना की। CR दास चाहते थे शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय भावना हो। राजा सुबोध मलक ने 1905 में इस काम के लिए बड़ी उदारता से दान दिया। दास बाबू द्वारा स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज आज जादवपुर विश्वविद्यालय कहलाता है। 1906 में दास बाबू ने वरिशाल बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के लिए आत्मनिर्भरता का प्रस्ताव तैयार किया। पुलिस ने बड़ी बेरहमी से सम्मेलन भंग कर दिया। CR दास देशभक्त वकील के नाम से मशहूर हुए। अलीपुर बम केस में उनकी शानदार जीत हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। श्री अरविंद पर लोगों को उकसाने और राजद्रोह कराने का आरोप लगाया गया। उनके साथ युगांतर पार्टी के मेंबर कैद किए गए। 26 देशभक्त क्रांतिकारी, उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया। उसे कनाई दत्त और सत्यन बोस ने जेल में गोली से उड़ा दिया। दत्त और बोस ट्रायल से पहले ही फांसी पर चढ़ा दिए गए। হাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনেরও জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান। আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ, তুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল কান্ডারি হুঁশিয়ার। Mala
अलीपुर सेशंस कोर्ट 19 अक्टूबर 1908। 10 महीने दिन रात अथक परिश्रम किया देशभक्त और बचाव पक्ष के वकील श्री CR दास ने। इस बीच उन्होंने कोई दूसरा मुकदमा नहीं लिया। कर्जदार बन गए, घोड़ा गाड़ी तक बेचनी पड़ी, मगर जी जान से अरविंद के मुकदमे की पैरवी करते रहे। आपने कहा, एक दिन ये मतभेद, ये विवाद समय की गहराइयों में डूब जाएगा। श्री अरविंद भी इस दुनिया में न रहेंगे, लेकिन दुनिया उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रीयता के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में सदा याद करेगी। You will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and a lover of humanity. 6 मई 1909 श्री अरविंद रिहा कर दिए गए। CR दास का कवि हृदय गा उठा। हे আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ী দাঁড়াও ক্ষণিক তোমার ছন্দে গেথে লই আজ শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে সত্যই এসেছে যদি হে রহস্যময়ী দাঁড়াও ক্ষণিক আমি ছন্দে গেথে লই। चित्तरंजन दास केवल प्रसिद्ध देशभक्त और वकील ही नहीं, बल्कि अपने समय के जाने माने सरल मन कवि और साहित्यकार भी थे। 1917 में 47 वर्ष की अवस्था में जीवन ने नया मोड़ लिया। प्रांतीय बंगला सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति बने। आप उन प्रथम व्यक्तियों में थे जिन्होंने बताया कि बिना आर्थिक आजादी के राजनैतिक आजादी लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखती। उसी साल कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। सुधारवादी नेता सामने आए। प्रमुख थे तिलक, मोतीलाल, जिन्ना और दास। ब्रिटिश सामंतशाही की सबसे ज्यादा काली करतूत जलियांवाला बाग में भोले भाले लोगों की निर्मम हत्या और पंजाब में मार्शल लॉ। कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, MR जयकर और CR दास वगैरह उस कमेटी के मेंबर थे। 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स को कानून का दर्जा मिला। अमृतसर में कांग्रेस की बैठक हुई। उसने इस कानून का बहिष्कार किया। एक साल बाद नागपुर कांग्रेस में
काउंसिल, कचहरी, स्कूल, कॉलेज बाइकआउट करने का फैसला किया गया। असहयोग की शुरुआत हुई। नागपुर कांग्रेस के फैसले के मुताबिक दास बाबू ने हमेशा के लिए वकालत छोड़ दी। श्री बख्शी ने कहा, कलकत्ता लौटने पर पता चला कि दास बाबू के पास 20 लाख रुपए का काम था। 2 माह में समाप्त हो जाता। दोस्तों ने समझाया 2 महीने बाद वकालत छोड़ें, पैसा पार्टी के काम आएगा। मगर देश बंधु अपने फैसले पर अटल रहे। Deshabandhu at once rejected that idea. How can he ask other lawyers to suspend practice from tomorrow and he should be going to court for the next 2 months? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा मिली। उनका मकान राजनीतिक हलचल का अड्डा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम ने अनेक नेता दिए, लेकिन देश बंधु केवल एक ही, देश बंधु चित्तरंजन दास। जन सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने देश भर का दौरा किया। स्वराज्य का मतलब है त्याग। स्वराज्य चाहिए तो त्याग के लिए तैयार हो जाओ। महात्मा गांधी ने स्वराज्य की मांग की। দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছেড়িয়াছে পালকে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কি আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ। এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার। অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ। কান্ডারি আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তিপণ। प्रिंस ऑफ वेल्स जब कलकत्ता पहुंचने वाले थे, वहां हड़ताल थी। स्वयं सेवकों पर कोड़े बरसाए गए। सैकड़ों लोगों को कैद किया गया। उनमें श्रीमती दास और उनके पुत्र भी थे। कुछ दिनों बाद देश बंधु भी बंदी बनाए गए 1921 में। कानून की परवाह न कर उन पर जेल में मुकदमा चलाया गया। अपना बचाव करने से उन्होंने इनकार कर दिया। मुझ पर आरोप लगाया, देश की स्वाधीनता के लिए प्रचार करता हूँ, अपराधी हूँ। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं दोषी हूँ, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्वाधीनता के आदर्शों का प्रचार करना कानून की निगाह में हरगिज अपराध नहीं। फैसला 6 महीने की सजा। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे।
यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता वैसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जेल में कई संगी साथियों से मुलाकात हुई। सुभाष बोस दास बाबू को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने आईसीएस पद से इस्तीफा दे दिया, आंदोलन में शामिल हो गए। जेल में दास बाबू ने जोर दिया दूसरे कैदियों के समान ही उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। नतीजा उनकी सेहत गिरने लगी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने अचानक रोक दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा की एक वारदात हो गई थी। जेल में दास बाबू ने महात्मा गांधी के निर्णय का विरोध किया। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने उनका साथ दिया। अगस्त 1922 देशबंधु जेल से रिहा कर दिए गए। उन्होंने कहा, मुझे स्वराज जनता के लिए चाहिए, थोड़े से लोगों के लिए नहीं। गया कांग्रेस में उनका काउंसिल प्रवेश प्रस्ताव पास नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने दास बाबू का साथ दिया। 1 जनवरी 1923 को दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी कायम की। स्वराज्य पार्टी की नीति थी मंत्रियों को पद पर से हटाना, प्रांतों में द्वैध शासन को नाकामयाब करना। मोतीलाल के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी केंद्र में सफल हुई। बंगाल में हिंदू और मुसलमान मेंबरों की सहायता से दास बाबू हिंदू और मुस्लिम मंत्रियों को गिराने में सफल हुए।
स्वराज्य पार्टी की सफलता के कारण अंग्रेज सरकार ने सुभाष बोस और दूसरे नेताओं को जेल में बंद कर दिया, मुकदमा नहीं चलाया। बाद में स्वराज्य पार्टी की काउंसिल प्रवेश नीति कांग्रेस की नीति बन गई। दास बाबू का स्वास्थ्य गिर गया था, उन्होंने काम से छुट्टी ली। मनुष्य सुख और आराम क्यों त्याग देता है? किस लिए अपना घर द्वार छोड़ देता है? दास बाबू ने देश को अपना घर समर्पित कर दिया, जन कल्याण के लिए। चित्तरंजन सेवा सदन का नाम कौन नहीं जानता। फरीदपुर कांग्रेस में दास बाबू ने कहा, मैं विश्व शांति और एक विश्व संघ में विश्वास करता हूं। कलकत्ता लौटने पर वे फिर बीमार पड़ गए, लेकिन जन कल्याण की बातें दिमाग से नहीं गईं। जिस मनुष्य ने स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र विश्व की कल्पना की, वो अपने घर में न रह सका, उसे मित्र का अतिथि बनना पड़ा। एक और मित्र सर NN सरकार ने उन्हें दार्जिलिंग आमंत्रित किया स्वास्थ्य सुधार के लिए। मगर सेहत नहीं सुधरी। गांधी जी ने दार्जिलिंग में उनके पास कई दिन बिताए। मोतीलाल को अंतिम पत्र में दास बाबू ने लिखा, हमारे इतिहास की नाजुक घड़ी आ रही है। इस साल के अंत और अगले वर्ष के शुरू में बहुत काम करना है। लेकिन वे अपनी इच्छाओं को पूरा होते न देख सके। 16 जून 1925 को संसार से विदा हो गए। চিত্ত করে হাসনাহীনা মৃত্যু সাজে ফুটল গো, জীবন বেড়ার আড়াল ছাপি বুকের সুবাস টুটল গো। এই তো কারার প্রাকারে টুটে বন্দি এলো বাইরে ছুটে, তাই তো নিখিল আকুল হৃদয় শ্মশান মাঝে জুটল গো। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। C.R. दास यानी देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी भुवन मोहन वकील थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पदवी प्राप्त की।
कॉलेज के दिनों में वो विद्यार्थी संगठन के एक सक्रिय सभासद थे। विश्वविद्यालय की परीक्षा बांग्ला माध्यम में भी करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी देशभक्ति पर व्याख्यान दिया करते थे और चित्तरंजन दास उनके व्याख्यान हमेशा सुनते थे। चित्तरंजन दास उन्हीं दिनों बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष के संपर्क में आए और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में सहायता की। 1890 में अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा के बाद चित्तरंजन दास इंडियन सिविल सर्विसेज करने के लिए लंदन गए, लेकिन वो आईसीएस बन नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि होम रूल आंदोलन के एक भाषण के कारण ब्रिटिश सरकार ने दास को आईसीएस में फेल कर दिया था। चित्तरंजन दास ने वकीली परीक्षा पास की। अरबिंदो घोष, सरोजिनी नायडू और अतुल प्रसाद सेन के साथ उनकी मित्रता हुई। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने के लिए दादा भाई नौरोजी की सहायता की। 2 साल बाद भारत लौटने पर चित्तरंजन दास ने कलकत्ता में अपनी वकालत शुरू की। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक राजकीय आरोपियों के पक्ष में उन्होंने वकालत की। अलीपुर बॉम्ब केस के मुख्य आरोपी अरबिंदो घोष के केस में उन्होंने अरबिंदो घोष का बचाव किया और उन्हें इस केस से निर्दोष छोड़ा गया। इस केस में दास ने अपने स्वयं के पैसे खर्च किए थे। 1917 से वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। 1920 में खादी अपनाकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। विदेशी कपड़ों के विरोध में आंदोलन किया। पत्नी और बेटे के साथ चित्तरंजन दास को 6 महीने की सजा हो गई। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन समाप्त किया। चित्तरंजन दास इसके विरोध में थे। 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण वो बीमार हो गए। आराम के लिए वो दार्जिलिंग गए। गांधी जी भी उनसे मिलने दार्जिलिंग गए और कुछ दिन उनके साथ बिताए। जब गांधी जी लौट के आए तब बोले, मैं जब दार्जिलिंग से निकला तब मैं बहुत कुछ अपने साथ लेके निकला। देशबंधु के प्रति मेरा स्नेह और प्यार हमेशा बना रहेगा। 16 जून 1925 इस महान देशभक्त का, जिसे प्यार से देश का बंधु कहा जाता था, निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि में गांधी जी भी शामिल थे। उन्होंने कहा था, देशबंधु एक महान व्यक्तित्व था। उन्होंने सिर्फ देश की स्वतंत्रता का सपना देखा था। वे हमेशा देश की स्वतंत्रता की बातें किया करते थे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। अभी आपने सुनी देशबंधु चित्तरंजन दास की कहानी। अब सुनते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्रता सेनानी एस सत्यमूर्ति की कहानी।
जब चारों ओर द्वितीय विश्व युद्ध के घटाटोप काले बादल मंडरा रहे थे, ऐसे वक्त पर एक गरजती आवाज निकली। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत ने अहिंसा के बल पर आजादी प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है। यदि ईश्वर ने चाहा और भारत को अहिंसा से पूर्ण स्वतंत्रता मिली, तो दुनिया के सामने ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हिंसा से अहिंसा बढ़कर है। आज जब हथियारों की होड़ लगी है, तब अहिंसा का हथियार उठाने की बात बेतुकी सी लगती है, लेकिन शांति की बात ही बुद्धिजीवियों को ये एहसास दिलाएगी कि हिंसा से विनाश ही हो सकता है। यदि मानवता की रक्षा करनी है, तो अहिंसा को ही अपनाना होगा। Calm reflection will convince all thinking persons that the apotheosis of violence is destruction, and that the only alternative before humanity, if it is to survive at all, is non-violence. ये शब्द थे सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति 19 अगस्त 1887 में मद्रास की छोटी सी बस्ती तिरुमायम में एक ब्राह्मण विद्वान सुंदरा शास्त्रियर के घर में पैदा हुआ, जिनका नाम वहाँ के इष्ट देव के नाम पर रखा गया। सत्यमूर्ति की यही कोई 9 वर्ष की उम्र थी कि शास्त्रियर अपने पास के ही पुड्डकोटाई में चले गए। यहाँ पर सत्यमूर्ति और उनके भाई स्कूल गए। सत्यमूर्ति ने स्कूल के बाद जूनियर कॉलेज में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया। हालांकि मैट्रिक में वे एक बार फेल भी हुए, जो उनके जीवन की एकमात्र असफलता रही। 1906 में वे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गए, जहाँ से उन्होंने ऑनर्स लेकर डिग्री प्राप्त की। जब वे एमए कर रहे थे तो उसी कॉलेज में अध्यापन का काम भी मिला, लेकिन बाद में एमए की पढ़ाई उन्हें छोड़नी पड़ी क्योंकि ट्यूटरशिप बराबर न चली। उसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने वीवी श्रीनिवास आयंगर के साथ उनका सहायक बनकर काम किया और कानूनी पेशे में तालीम प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में सत्यमूर्ति राजनीतिक उथल पुथल और 1905 के बंग भंग से विशेष रूप से प्रभावित हुए। जब 1908 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस की बैठक हुई, तब वे एक मामूली स्वयंसेवक थे, और 1914 में जब मद्रास में कांग्रेस की बैठक हुई, तब सत्यमूर्ति ने एक महत्वपूर्ण उप समिति की अध्यक्षता की। बाद में सत्यमूर्ति प्रसिद्ध वकील एस श्रीनिवास आयंगर के साथ काम करने लगे, जिनसे उन्हें राजनीतिक मसलों को भी समझने और सुलझाने की अच्छी तालीम भी मिली। अब तो वे राजनीतिक दावपेचों को अच्छी प्रकार समझने भी लग गए थे। तभी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। कंचीपुरम के प्रादेशिक सम्मेलन में युवा सत्यमूर्ति ने अपनी पहचान कायम कर ली। वे होम रूल मूवमेंट की नेता श्रीमती एनी बेसेंट से उलझ पड़े, जो जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन की मदद के लिए भारत का समर्थन चाहती थी। सत्यमूर्ति ने इस अपील के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू के वोट से एनी बेसेंट का पलड़ा भारी रहा। 1919 में सत्यमूर्ति कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर इंग्लैंड गए। वहां पर उन्होंने कई बैठकों में भाषण दिए और कुछ लोगों से उनकी अटूट दोस्ती भी हुई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में दमन की नीति और तेज कर दी। राउलेट एक्ट का दमनकारी चक्र घूमने लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसकी भड़कती आग ने भारतीयों के दिलों में आजादी के लिए और जोश भर दिया। भारतीयों की जोशीली भावना को शांत करने के लिए हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। जब सत्यमूर्ति वापस आए, तब तक उन्हें कानून का अच्छा अनुभव हो गया था। उन्होंने हंटर कमीशन की रिपोर्ट का अच्छी तरह से अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सदस्यों के साथ रखे गए मतभेदों की ओर इशारा किया और इस बात पर भी जोर दिया कि वे राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग भी नहीं थे। ये तब की बात थी जब गांधी भारतीय राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो चुके थे। सत्यमूर्ति गांधी जी से काफी प्रभावित हुए। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे।
लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, 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 वंदे दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पाई पाई में इंसान बिकारे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जब गांधी जी ने सत्याग्रह का नारा लगाया तो सत्यमूर्ति भी अपना काम धंधा छोड़कर तमिलनाडु कांग्रेस के राजनीतिक कार्यों में जुट गए, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी सेनेट की सदस्यता को बनाए रखा, क्योंकि ये सदस्यता उस समय के 3 प्रकार के बहिष्कारों से अलग थी। 1922 में संगठन के भीतर ही लेजिस्लेचर में कांग्रेसियों के प्रवेश को लेकर दोनों ओर से गर्मा गर्म वाद विवाद हुआ, जिसमें एक ओर CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और S श्रीनिवास आयंगर प्रमुख थे और सत्यमूर्ति भी उनके साथ हो लिए, और विरोध में थे राजाजी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रवादी अखबार हिंदू के कस्तूरी रंगा आयंगर। जब सत्यमूर्ति ने अपने विचारों को छापना चाहा तो हिंदू अखबार ने उन्हें साफ मना कर दिया। तब सत्यमूर्ति ने एनी बेसेंट के न्यू इंडिया की मदद ली। दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस ने लेजिस्लेचर में प्रवेश की अपील को अस्वीकार कर दिया। अगले वर्ष ही स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। शीघ्र ही वरिष्ठ अनुभवी नेता मौलाना आजाद ने दोनों दलों में समझौता कराने की कोशिश की। कई महीनों के वाद विवादों के बाद 1923 की कांग्रेस की बैठक में समझौता हो सका। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही बने रहने और चुनाव लड़ने के लिए स्वीकृति दे दी गई। सत्यमूर्ति, जो पहले से ही कई वर्षों से मद्रास यूनिवर्सिटी सेनेट के सदस्य थे, अब मद्रास राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव हेतु भी उम्मीदवार बने। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ चुनाव जीत लिया। श्री टी चेंगलवरायन उन दिनों की याद करते हुए बताते हैं,
उन दिनों द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी। श्री सत्यमूर्ति विरोध पक्ष की ओर से विरोधी सदस्य के रूप में अपने दाव पेच लगाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे संसदीय वाद विवाद में हर प्रकार के दाव पेच इस्तेमाल में लाए, जिसने हमारे देश की संसदीय प्रणाली के ऐतिहासिक अभिलेखों में अमिट छाप कायम की है। Of a parliamentary opposition. In other words, we used all the weapons of a parliamentary debate and thus made an indelible mark in the annals of the parliamentary life of our country. जब महाकवि सुब्रमण्यम भारती के गीतों पर पाबंदी लगी तो सत्यमूर्ति ने सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री चेंगलवरायन सत्यमूर्ति के यादगार भाषण का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कहा, मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि जब तक एक ही तमिल रहेगा तब तक ये अमूल्य गीत उनकी थाती बने रहेंगे। सरकार को ये याद रहे कि हम भारती के गीतों को कंठस्थ करने का अभियान चला रहे हैं। सरकार केवल देशभक्ति के गीतों के मुद्रित शब्दों को ही नष्ट कर सकती है, जब्त कर सकती है, मानव मस्तिष्क के विचारों और उसकी याददाश्त को जब्त नहीं कर सकती। May between them confiscate every printed word of these patriotic songs. Human ingenuity has not yet invented any machinery which will be able to confiscate thoughts and memory. सत्याग्रह के दिनों जब गांधी जी की दांडी यात्रा चल रही थी, तब सत्यमूर्ति को भी पहली बार जेल की जिंदगी का अनुभव मिला। 1934 के अंत में सत्यमूर्ति मद्रास से सेंट्रल असेंबली के लिए हो रहे चुनावों में एक उम्मीदवार थे। कांग्रेस के उद्देश्यों को बताने तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए वे घर घर गए और चुनाव जीता। इसी के साथ साथ जल्दी ही उन्होंने एक अच्छे वक्ता के रूप में अपना सिक्का भी जमा लिया। लेजिस्लेचर कांग्रेस पार्टी के सचिवों में भी एक सचिव बने और बाद में उन्हें उप नेता भी बनाया गया। उनकी विद्वता तब अधिक सराहनीय लगी जब बजट चर्चा के बीच उन्होंने सरकार को ऐसी फटकार दी कि सरकार के सदस्य उत्तेजित होकर दंग रह गए। जब कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौरे पर आए तो सत्यमूर्ति उनके पक्के साथी रहे। सत्यमूर्ति ने अपने योग्य सहयोगी कामराज के साथ सभी प्रचार सभाएं आयोजित कराईं। वे प्रचार सभाएं कराने में काफी कुशल भी थे। जब मद्रास में पहली कांग्रेस सरकार बनी तो उम्मीद की जा रही थी कि सत्यमूर्ति ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सी राजागोपालाचारी वापस राजनीति में लौट आए और उन्हें सरकार की बागडोर थमा दी गई। एक अनुशासन प्रिय कांग्रेसी की तरह सत्यमूर्ति ने अपना काम सेंट्रल असेंबली में ही जारी रखा। सत्यमूर्ति 1925 से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य रहे। उन्हें 1939 में मद्रास का मेयर चुना गया। पूंडी में बनाया सत्यमूर्ति सागर नामक जलाशय उनकी याद दिलाता है। मद्रास में मेयरों का अखिल भारतीय सम्मेलन उनके मेयर काल की एक और उपलब्धि रही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी रुचि रखी। मद्रास यूनिवर्सिटी के साथ अपने एक लंबे संबंध को सत्यमूर्ति ने हमेशा गर्व से सराहा। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के स्थापकों में से वे भी एक थे जिन्होंने इसकी उन्नति को स्वयं देखा। वे सुगुणा विलास सभा मंडली के एक सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने कई संस्कृत और तमिल नाटकों में प्रमुख पात्रों की भूमिका निभाई। उनके एक दोस्त वी शंकरन उनकी याद करते बताते हैं, सत्यमूर्ति ने सुगुणा विलास सभा के कई नाटकों में भाग लिया, जिसका एक बेहतरीन नाटक था मनोहरा, जिसमें सत्यमूर्ति ने मनोहरा और मैंने विजया की भूमिका की। उनकी भूमिका बेहतरीन थी। तमिल नाटक गलवरीशी में उन्होंने अर्जुन और मैंने सुभद्रा की भूमिका निभाई। उसकी भूमिका देखते ही बनती थी। मैं कह सकता हूँ कि जिसने विश्व के मंच पर एक राष्ट्रीय नेता की अहम भूमिका निभाई, उसने नाटक के रंगमंच पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्यमूर्ति मद्रास संस्कृत अकादमी के एक स्तंभ थे। वे संस्कृत उसी प्रकार धारा प्रवाह बोल सकते थे जिस प्रकार से तमिल और अंग्रेजी। वे मद्रास संगीत अकादमी के भी स्थापकों से भी एक थे। गुरु उन्होंने
1939 में फर्स्ट मोशन पिक्चर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि फिल्मों को केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए भी बनाना चाहिए। वे साउथ इंडियन फिल्म चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के भी पहले अध्यक्ष थे। इन सब के साथ साथ सत्यमूर्ति सादे और अच्छे इंसान थे और वे एक योग्य पति के साथ साथ अपनी एकमात्र पुत्री लक्ष्मी के प्यारे से पिता भी। सत्यमूर्ति धर्म में गहरी आस्था रखने वाले और जीवन की सुंदरतम वस्तुओं के प्रति भावुक व्यक्ति थे। उनकी पुत्री लक्ष्मी कृष्णमूर्ति उन दिनों की याद करती हुई बताती है कि जब उनको तीसरी बार जेल हुई तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था। एक तो काम के लगातार दबाव से वे पहले से ही कमजोर हो गए थे, देश भर का दौरा और फिर ऊपर से सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता का काम करना। उन्हें मद्रास के जनरल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया, जहां पर हिरासत के अंदर ही उनका इलाज चला। तभी शायद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वे अपनी लड़की को अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वे हर दिन एक पत्र लिखा करते थे और अपने पत्रों के द्वारा सलाह दिया करते थे कि जीवन की तमाम मुसीबतों के जूझने के लिए हमेशा साहस रखना चाहिए। Almost a letter a day. Maybe he tried to give me some advice as to how a young person should be equipped to face life, all aspects of it. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर जेल हुई। 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास के जब जब पन्ने पलटे जाएंगे, तब तब सत्यमूर्ति याद आएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान लाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 19 अगस्त 1887 में जन्मे एस सत्यमूर्ति प्रतिभावान थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वो वकील बने। अपने महाविद्यालयीन जीवन से ही वो राजकीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। जवानी में ही वो कांग्रेस से जुड़ गए। उनकी प्रतिभा को देखकर 1919 में महज 32 साल की उम्र में कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संयुक्त संसदीय समिति यूके में रॉलेट एक्ट का विरोध करने भेजा था। वो संसदीय लोकशाही में गाढ़ा विश्वास रखते थे और इसलिए उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का साथ दिया। सन 1930 में मद्रास के पार्थ सारथी मंदिर पर सत्यमूर्ति ने भारत का झंडा लहराया था। इस कारण उन्हें जेल भेजा गया था। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार करके अमरावती जेल में भेजा गया था। सफर में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इस बीमारी के चलते 28 मार्च 1943 में मद्रास के सामान्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सत्यमूर्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। मद्रास की म्यूजिक एकेडमी की उन्होंने स्थापना की। भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जीवन में उनका योगदान है। अन्नामलई विश्वविद्यालय के वे संस्थापक सदस्य रहे। साउथ इंडियन फिल्म चैम्बर के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय भी किया था। इस महान बहुमुखी सेनानी के सम्मान में 1887 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2002 में उनकी प्रतिमा को संसद भवन में स्थापित किया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास और एस सत्यमूर्ति, इन स्वतंत्रता सेनानियों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। धन धन जननी तेनी
तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वंदे भारती। अभी आप सुन रहे थे देशबंधु चित्तरंजन दास और एस सत्यमूर्ति की कहानी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र पर आधारित श्रृंखला की ये थी 9वीं कड़ी। संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती।